नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। इसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ एसएससी जीडी में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए या फिर अभी जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। हम सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करेंगे, उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपकी वैदिक सभ्यता से आया, तो वैदिक सभ्यता से अगर ये क्वेश्चन है तो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से पॉइंट बन सकते हैं, उन सारे पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लास होगी ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस ये टाइम थोड़ी और मेहनत कर लीजिए। यूपी पुलिस के लिए आपने बहुत मेहनत की थी, आपने एग्जाम दिया था, लेकिन ये टाइम जो मिला है ना, फिर से मेहनत कर लीजिए अच्छे से। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी, इस बार उन कमियों को भी पूरा करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात हमेशा, अगर आपको जो भी आपका सपना है, जो भी बनना है, वो रोज़ अपने आप को बताइए। आज जब सुबह उठिए तो सबसे पहले बताइए कि इस बार मुझे हर हाल में वर्दी लेनी है, इस बार मुझे हर हाल में इस वैकेंसी में सेलेक्ट होना है, 2024 में मुझे ये लेना है। जब आप बार बार कहते हैं ना, एक तो पॉजिटिविटी आती है, दूसरी कहीं ना कहीं क्या होता है, वो बातें सच होती है। तो आज की कमेंट सेक्शन में अपना सपना जरूर लिखिएगा। लिखिए कि इस बार मुझे हर हाल में वर्दी लेनी है, अपने सितारों को कंधों पर सजाना है, लिखना इस बार हर हाल में सिलेक्शन लिख के देना है। जिसने डिसाइड किया है कि 2024 में उसको जॉब लेनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। रोज अपने आप को याद दिलाइए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन आया था, कई बार जैसे हमारे अलग अलग सेना होती हैं, जैसे हमारी बीएसएफ होती है, एसएसबी होती है। तो क्वेश्चन क्या आया था कि दो ऑपरेशन चलते हैं, सर्द हवा और गर्म हवा। ये ऑपरेशन कौन चलाता है? सर्द हवा और गर्म हवा ऑपरेशन चलाती है आपकी बीएसएफ। तो बीएसएफ से क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सेना तैनात की जा सकती है। हो सकता है ना कि क्वेश्चन को टफ करने के लिए। तो सारी सेनाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य बीएसएफ तैनात की जाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारत और बांग्लादेश के बीच भी क्या होती है, बीएसएफ तैनात की जाती है। एसएसबी सशस्त्र सेना बल, भारत और नेपाल के बीच एसएसबी तैनात की जाती है। भारत और भूटान के बीच भी एसएसबी तैनात होती है। असम राइफल भारत और म्यांमार के बीच तैनात की जाती है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत और चीन के मध्य तैनात की जाती है। सीआईएसएफ औद्योगिक सुरक्षा बल होता है, जैसे आपके एयरपोर्ट की सुरक्षा है, आपके बहुत सारी इंडस्ट्री, उनकी सुरक्षा कौन करता है? सीआईएसएफ। अच्छा, एक करंट क्वेश्चन, सीआईएसएफ की पहली महिला हेड कौन बनी? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता आपकी सीआईएसएफ की पहली महिला हेड बनी। तो ये आपका क्या है, करंट का क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में, यूपी के नए डीजी कौन बने? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारे कुछ ऑपरेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए थे, तो उन सारे ऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं। ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत को केरल सरकार ने चलाया था। इसके माध्यम से क्या था, एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करना। क्योंकि एक टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग हो रहा है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो रहा है। अच्छा, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कौन बनाता है? प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जुड़ा काम होता है आपका डब्ल्यूबीसी में से एक होता है T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनता है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं? हमारे ब्लड में 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और प्लेटलेट्स पाई जाती है। आरबीसी को हम किसी और नाम से जानते हैं, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी का केंद्रक विहीन होती है, आरबीसी के में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ऊंट और लामा 2 ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो आरबीसी की कब्र कहते हैं प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण आपके पीत अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है।
और प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। देखो हो सकता है कि पहली बार आप क्लास देख रहे हो तो आपको क्लासें टफ लग रही हो, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आ रही हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो, लेकिन आपको इस सीरीज को देखना जरूर है। अगर जो चीज़ें आपको टफ लग रही है नोट करिए, उनको रिवाइज करिए। अगर ये चीज़ें आपको तैयार हो तो उसका रिवीजन करिए, क्योंकि आगे की क्वेश्चन हो सकता है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो आपके 15 नंबर तक सीरीज आएगी इसमें थोड़े से इजी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 15 के बाद जो आपके टफ क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे। 15 नंबर तक जब आप सीरीज देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको रिवीज हो जाएंगी। मैं बार बार चीज़ों का रिवीजन भी करा रही हूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। समझो, सफल होना दुनिया में कौन नहीं चाहता। 60 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा तो 60 लाख बच्चे सफल होना चाह रहे हैं, लेकिन क्या सबको जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जॉब उन्हीं 60,000 बच्चों को मिलेगी जिनका सपना होगा, उस सपने के लिए जिन्होंने मेहनत किया होगा, जिन्होंने त्याग किया होगा, जिन्होंने बलिदान किया होगा। आपको अपनी नींद का, चैन का त्याग करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन अमृत, जो कि केरल सरकार ने चलाया था। इसके द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने की बात की गई थी। ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने चलाया था इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। अभी क्या हुआ था, इजराइल हमास का युद्ध हो रहा था, तो वहां से भारतीयों को वापस करने के लिए हमने ऑपरेशन अजय चलाया था। ऑपरेशन चक्र 2, ये सीबीआई ने चलाया था साइबर अपराध में माफिया को खत्म करने के लिए। जो इस टाइम पे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो साइबर क्राइम के लिए सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन आयरन सॉइल, ये इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा था, इजराइल ने उसको एक कोड नाम दिया था आयरन सॉइस। तो ऑपरेशन आयरन सॉइस किसने चलाया था? इजराइल ने चलाया था। किसके विरुद्ध चलाया था? हमास। ये जो संघर्ष हो रहा था कहाँ पे हो रहा था? गाजा पट्टी में हो रहा था। तो गाजा पट्टी कहाँ पे स्थित है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सजग किसने चलाया था? भारतीय तटरक्षक बल ने चलाया था। और जो हमारे तटों की सुरक्षा बढ़ाने वाले हितधारकों को शामिल करने के लिए हमारे तटीय सुरक्षा बल ने चलाया था। और इसमें क्या करना, हितधारकों को शामिल करने की, जो हमारे तटों की सुरक्षा इनके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिनयन सुरक्षा बलों ने चलाया था। सेना और पुलिस दोनों ने सम्मिलित रूप से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को सफाया करने के लिए चलाया था। ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसे सेना और पुलिस ने मिलकर चलाया था? तो ऑपरेशन त्रिनेत्र कहाँ पे चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में। अच्छा बताइए, जम्मू कश्मीर के इतिहास का किसी पुस्तक में उल्लेख है? हाँ, कल्लड़ की राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। अच्छा, कल्लड़ की राज तरंगिणी में किसका उल्लेख है? जम्मू कश्मीर के इतिहास का। तो जम्मू कश्मीर में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जम्मू कश्मीर में सुदर्शन झील का पहली बार निर्माण किसने कराया था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्योंकि अगर जो चीज़ें आपने पहले की वीडियो में पढ़ी हैं तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वीडियो देखने से, क्लास पढ़ने से, ऑफलाइन क्लास में पढ़ने से कोई फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक पॉइंट आपको तैयार नहीं होंगे। जितना आपने पढ़ा उतना आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके टेलीग्राम चैनल पर क्या हो रहा है, पॉलिटी की क्विज स्टार्ट हो रही है। आज से रोज आपको पॉलिटी के 10 या 15 क्वेश्चन मिलेंगे। उन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। और नोट्स आपको तो टेलीग्राम चैनल में मिलते ही है। आगे देखते हैं ऑपरेशन करुणा भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के माध्यम से चलाया था। इसके माध्यम से हमने क्या किया था, म्यांमार की सहायता की थी। जब म्यांमार में बहुत ज़्यादा चक्रवात आया था तो म्यांमार की हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। ऑपरेशन करुणा चलाया किसने था? भारत सरकार ने। ये सबको पता है, लेकिन भारत सरकार ने किस सेना के माध्यम से चलाया था? तो भारत सरकार ने नेवी की हेल्प से चलाया था। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने चलाया था और आतंकवाद की समाप्ति के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार ने सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ऑपरेशन मर्यादा किसने चलाया था? ऑपरेशन मर्यादा चलाया था उत्तराखंड सरकार ने। इसमें क्या होता है, जैसे तीर्थ स्थलों में पर्यटक जाते हैं तो वहाँ की स्वच्छता को बनाए रखें, इसलिए हमने ऑपरेशन पर्यटक चलाया था। जैसे अभी क्या हुआ था, देखा माउंट एवरेस्ट में बहुत सारे लोग पर्वतारोही फतेह करते हैं, बहुत सारा अपना कचरा वहीं छोड़ आते हैं। पर्वतों में भी ऐसे बहुत सारे लोग कचरा छोड़ आते हैं। उन सब चीज़ों के लिए उत्तराखंड ने चलाया था कि ऑपरेशन मर्यादा। आप तीर्थ स्थलों में, पर्यटक स्थानों में घूमने जाइए, लेकिन स्वच्छता को बना के रखिए, एक मर्यादा का निर्वाह करिए। ऑपरेशन सद्भावना किसने चलाया था? जम्मू कश्मीर ने चलाया था। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में चलाया था। जो आपके LOC के क्षेत्र, वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था।
ऑपरेशन अलर्ट किस चलाता है? ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ चलाता है। अच्छा, बीएसएफ कहाँ पे तैनात होता है? तो बीएसएफ आपके भारत पाकिस्तान की सीमा में तैनात होता है। इसके अलावा बीएसएफ 2 ऑपरेशन और चलाते हैं, ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन गर्मावा। ऑपरेशन गर्मावा इस टाइम पे जो लू चल रही है इसके लिए चलाते हैं। सरदवा जब आपकी बहुत ज़्यादा शीतलहर चलती है तो उस टाइम पे सरदवा चलाते हैं और गर्मावा चलाते हैं बीएसएफ के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे अनुच्छेद 48 से क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 48 में किसका उल्लेख है? यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 48 में पर्यावरण व वन्य जीव सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 48 में पर्यावरण और वन्य जीव सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। तो हम पॉलिटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि भाई हमारी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसके माध्यम से हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था? कैबिनेट मिशन ने 10 लाख की जनसंख्या में एक सीट को निर्धारित किया था। तो कैबिनेट मिशन ने भारत में 389 सीटें निर्धारित की। 389 सीटें में क्या हुआ? तो 296 सीटें किसको मिली थी? ब्रिटिश प्रांत को। 93 सीटें किसको मिली थी? देशी रियासत को। अब 296 सीटें में से 4 सीटें किसको मिल गई थी? आपके चीफ कमिश्नरी को क्षेत्र को। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ का क्षेत्र और बलूचिस्तान, ये 4 क्षेत्र क्या थे? आपके चीफ कमिश्नरी थे। अब ये 296 सीटों के लिए क्या होता है? चुनाव होता है, क्योंकि देशी रियासतों ने अपने यहाँ से सदस्यों को क्या किया था? मनोनीत किया था। और जो ब्रिटिश प्रांत की 296 सीटें थी इसके लिए हमने चुनाव कराया था। अब जो चुनाव हुआ तो 296 सीटों में 208 सीटें तो किसको मिल गई? कांग्रेस को मिल गई। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिल गई। 15 सीटें अन्य छोटे दलों को मिल गई। अब जब चुनाव का परिणाम आया तो मुस्लिम लीग को जब बहुत ज़्यादा सीटें कम मिली तो मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, हमारे साथ तो धोखा हो गया। 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में। इसके बाद तभी हमारी संविधान सभा का गठन हो जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है तो सच्चिदानंद सिन्हा को हमने क्या बना दिया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद आपकी 11 दिसंबर 1946 की बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाते हैं। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाते हैं। 13 दिसंबर 1944 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार करते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव को अपने संविधान में प्रस्तावना के रूप में स्थान देते हैं। हमारे संविधान में प्रस्तावना होगी, ऐसा हमने देखा था अमेरिका के संविधान से, लेकिन हमने जो प्रस्तावना ली है, हमारे प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। देखो, ये सारी चीज़ें आपने ऑफलाइन क्लासेस में पॉलिटी अच्छे से पढ़ी थी, बस आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। ऑनलाइन में अगर आपने सबने ये चीज़ें नहीं पढ़ी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिटी की पीडीएफ, हिस्ट्री की पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। अब क्या हुआ था कि भाई 29 अगस्त को क्या हमने क्या किया था? 29 अगस्त 1947 को हमने क्या किया? प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में क्या थे? 7 सदस्य थे। डॉक्टर अम्बेडकर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डीपी खेतान थे, उनके स्थान पर टी कृष्णाचार्य आते हैं, मोहम्मद सादुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे। ये सब क्या थे? आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति ने क्या किया? हमारे संविधान का मसौदा को तैयार किया। इसके बाद क्या होता है? 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी उस दिन हमने क्या किया? एक तो हमने राष्ट्रगान को अपनाया, भारत के राष्ट्रगीत को अपनाया, और हमने अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का हमने क्या कर लिया था? अंगीकरण कर लिया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस और विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 1929 का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर क्या किया था? झंडा फहराया था और पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा था। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी की डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने अपने संविधान को क्या किया था? 26 जनवरी को लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया था।
अच्छा, भारत गणतंत्र हो गया तो का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत का जो संविधान प्रमुख होगा उसका पद कैसे वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। ये तो हो गया हमारे संविधान निर्माण की रूपरेखा। हमारे संविधान में भाग कितने हैं? हमारे संविधान में 22 भाग है। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख है? संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 2 में कहा है कि अगर आपको नए राज्यों का स्थापना करना है, नए राज्य का प्रवेश कराना है, तो आप कैसे कराएंगे? अनुच्छेद 2 के तहत। ये अधिकार किसको है? संसद को है। अनुच्छेद 3 में कहा कि जो हमारे राज्य है इसके नाम में, सीमा में परिवर्तन करना है, तो हम क्या करेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत परिवर्तन करेंगे। अनुच्छेद 4 में क्या बोला है? अनुच्छेद 4 में हमने कहा कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन कर रहे हैं इसके लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, आप साधारण बहुमत द्वारा ऐसा कर सकते हैं। अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में आप कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है। तो अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, बाकी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 48 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 48 में पर्यावरण और वन जीव सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 81 किसमें कहाँ पे उल्लेख है? तुम्हारे भाग 4 में क्या किया? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी को हमने लिया कहाँ से था? डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो डीपीएसपी में ही पर्यावरण और वन जीव सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। अच्छा बताइए, डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय है, बातकारी है कि नहीं है? दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ना ही बातकारी है, लेकिन राज्य से अपेक्षा की जाती है कि अपने नीतियों के नियम कानून निर्माण में डीपीएसपी का ध्यान रखे। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए थे? हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया? तो अमेरिका से लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था? भाग 3 को इन्होंने कहा था सबसे प्रकाशित भाग है मूल अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। बाकी बहुत सारे विद्वानों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, लेकिन अगर पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा था, तो इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा था। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार हमारे संविधान का हिस्सा है। मूल अधिकार कैसा है? न्यायालय में प्रवर्तनीय है और बातकारी है। न्यायालय में प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है? मूल अधिकारों के हनन पर आप कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में भी आपके अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। मूल अधिकार के अल्पीकरण का उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के अल्पीकरण और न्यायिक प्रलोभन का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अप्रस्ता के अंत का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 17 में अप्रस्ता के अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, कि भाई आप अगर किसी राज्य में रह रहे तो आपके कुछ ना कुछ तो अधिकार है कि नहीं है, इसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, आज की क्लास में हमने इतने पॉइंट देखे, बाकी के पॉइंट को हम कल की क्लास में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए।